नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हिंदुस्तान सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान विश्वगुरु बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया भर में डंका बजता है। इस तरह की तमाम बातें हमने पहले सुन रखी हैं, लेकिन उन बातों को अब भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वाधिक वरिष्ठ नेता हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी का बयान निकलकर सामने आया है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं हैं। हम विश्वगुरु हुआ करते थे, लेकिन अब आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तब हम विश्वगुरु नहीं हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी के लिए क्या ये सीधे तौर पर आईना दिखाने जैसी बात है, या फिर भारतीय जनता पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, कुछ ऐसे जानकार लोग हैं जो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनका मत बिल्कुल अलग है। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए हिमांशु, अगर आप मुरली मनोहर जोशी जी की बात करते हैं तो वो संस्थापक सदस्यों में से हैं। वो आज नहीं है, वो वाजपेयी जी की टीम में भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जब 3 वरिष्ठ लोगों का नाम आता है, उसमें वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, यही लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इन लोगों को जब इस तरह इस हाल में पार्टी दिखती है तो कहीं ना कहीं इनको दुख होता है। और आज वो पहली बार नहीं बोले हैं। आप याद कीजिए, पिछले साल जब 70 पेज की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी, 70 पेज की आर्थिक एक रिपोर्ट लेके आए थे वो, और देश में अर्थव्यवस्था किस प्रकार चल रही उसकी धज्जियां उड़ाई थी उन्होंने। उसको याद कीजिए आप, 70 पेज की रिपोर्ट को। उसके बाद उन्होंने एक चीज और कही थी कि 4 धाम यात्रा जो मोदी जी का वो स्वर्णिम स्वप्न वाली जो उनकी योजना है, उस योजना का भी उन्होंने विरोध किया था। 4 धाम यात्रा का मतलब है कि आप पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने पेड़ आप काटेंगे, कितने पहाड़ों को आप काटेंगे, आप जो है बींधेंगे पहाड़ों को, और पहाड़ किस तरह कर्राएंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सोचते हुए भी विरोध किया था मुरली मनोहर जोशी जी ने। तो मुरली मनोहर जोशी जी आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, अब तो वो मुखर हो गए हैं। और मुखर खाली मुरली मनोहर जोशी जी नहीं हुए, मुखर अभी नागपुर भी हो गया, मुखर अभी लखनऊ भी हो गया है, दिल्ली भी धीरे धीरे मुखर है। अब हिम्मत कौन लोग करते हैं बोलने की। देखिए, आपको देखना होगा कि मोदी जी का जो जलवा था वो 2024 में समाप्त हो चुका है। अब तो वो खाली डुगडुगी बजा रहे हैं, वो लोग आगे आ नहीं रहे हैं। आप एक एक करके चीजें गिन लीजिए, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं दबी जबान में ही लोग बोलना शुरू करें, कहीं ना कहीं स्टीम फाइल में नाम आने पर, दूसरी चीज उनके मंत्रियों के स्टीम फाइल में नाम आने से, दूसरी चीज आपका जिस प्रकार से आप युद्ध से पहले एक दिन इजराइल होके आए, दूसरी आपके जो मिनिस्टर हैं जिस प्रकार से उनके ऊपर चार्ज लग रहे हैं, आपने एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला। दूसरा, आपकी जिस तरह की चीजें दिख रही हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए शाम दाम तन बेच सब करते हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर खुला आरोप लग रहा है, जिस प्रकार से आप महिला बिल लेके आए और आपको पता था कि आप ये हारेंगे, आप नहीं पास करा सकते क्योंकि आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, उसके बावजूद आप इस तरह से लेके आए और फिर आप राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। आपको पता है जब इनका ये हुआ फाइनल कि भाई राष्ट्र के नाम संबोधन होगा 8:30 बजे, तो कई लोगों ने आशंका जाहिर कर दी थी कि इंदिरा गांधी की तरह हो सकता है इनको भी ज्ञान चक्षु खुल गए हों और आज इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। लेकिन ये तो इंदिरा गांधी नहीं है ना, ये तो इंदिरा गांधी से ऊपर है। भाई, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी को भी लगने लग गया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो इनको भी लगने लगा है कि मोदी जी इंडिया है और इंडिया ही मोदी है। तो अब उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, वो तो 16 महीने की इमरजेंसी 2014 के बाद मिली है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे विरोध के सुर आने लगे हैं और इसमें जायज चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं। अगर कोई जरा सी भी सोचने की शक्ति रखता है, सियासी तौर पे सोचता है या देश के विषय में सोचता है, आर्थिक जानकार है, चीजों को समझता है, तो उसको मालूम पड़ चुका है कि हम खोखली अर्थव्यवस्था पे खड़े हुए हैं। और जोशी जी लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं भाई, कांग्रेस की सरकार में भी। उनको आर्थिक विशेषज्ञ माना जाता है।
उन्होंने बहुत सारी चीजें, मैं तो उनको बहुत पहले से पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। जब अमेरिका जो है डंकल प्रस्ताव लेके आया था, उसका सबसे पहला विरोध करने वाले जोशी जी थे। अमेरिका से तो कभी भी हमारे इतने दुनिया भर के प्रस्ताव आए, सबका विरोध ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा थे मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और वाजपेयी जी, तो तब ये विरोध करते थे। और आज ये अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ और पुराने लोगों को दिखने लगा है कि पार्टी गलत रास्ते पे जा रही है और मोदी जी का जलवा खत्म हो चुका है। तो अब उनको हटना चाहिए और उनकी जगह नए व्यक्ति को आना चाहिए, ये मांग है उनकी। अब आज तो ये बोले हैं, कल को हो सकता है अडवाणी जी का भी बयान आ जाए, कल को कोई दूसरा एक क्रांतिकारी खड़ा हो जाए, कोई आके भारतीय जनता पार्टी में से, अब ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब ये शुरुआत है, अब आप देखिए क्या क्या होता है इसमें जी। अच्छा, हम विश्वगुरु नहीं हैं, लेकिन क्या हम नहीं बन सकते हैं, ये अपने आप में एक बहस वाला मुद्दा हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं कि मनोहर जी का ये कहना तो नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल बनना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए, लेकिन कैसे आगे आएंगे? सूरत में लोग भगदड़ कर रहे हैं, वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं और मोदी जी बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं, तो ऐसे तो हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे। इस निग्लिजेंस से तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ये देश बढ़ पाएगा। आप 80 करोड़ लोगों को राशन देकर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश को आगे क्या आप बढ़ा पाए हैं? लोगों के हाथ में क्या रोजगार पहुंच पाया है? लोग क्या खुश हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स की तो बात ही मत करिए, हिंदुस्तान में लोग कितना खुश हैं कितना दुखी हैं इसका तो आकलन ही नहीं। खाली सत्ता में बैठे हुए शीर्ष लोग जो है वो खुश है, बाकी सारी जनता जो है अपने मुद्दों से परेशान है। तो ऐसे तो हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे ना केपी सर। देखिए, अगर आप हिमांशु जी इस बात को देखते हैं, जिस प्रकार से ये वक्तव्य मुरली मनोहर जोशी का आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम विश्वगुरु नहीं रहे, हम रहे हैं विश्वगुरु और हम विश्वगुरु बन सकते हैं, लेकिन आज हम विश्वगुरु नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि हम विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु बन गए हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं लोग। तो वो बताना चाहते हैं कि भाई ये झूठे आंकड़े हैं, जैसे आप आर्थिक आंकड़े लगातार दे रहे हैं और मोदी जी को समझाया जोशी जी ने कि आपके आंकड़े झूठे हैं और झूठ खोलने के लिए 70 पेज की रिपोर्ट पेश करी। इसीलिए विश्वगुरु के मामले में भी कह रहे हैं कि आप विश्वगुरु नहीं है, बंद करिए इसको बोलना, लोगों को झूठ बोलना बंद करिए। इसका खाली विश्वगुरु के एक वर्ड पे आप मत जाइए, बाकी वो सभी चीजों में कह रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को खुश करना चाहते हैं, महिलाओं को हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप झूठ मत बोलिए। जिन महिलाओं को आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, आपसे पहले 33% ममता बनर्जी ने दिया हुआ, 33% से अधिक है उनके सदस्य, महिला सदस्य। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, मुश्किल से 12% है आपके यहाँ, तो आप करिए ना 33% अपने यहाँ, कौन रोक रहा है आपको? कोई भी पार्टी, कोई 12, 13, 11, 10, कोई पार्टी भी, मुझे लग रहा है कांग्रेस भी 12-13 पे ही घूम रही है, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है 13% से ज्यादा जो महिलाओं को उन्होंने आरक्षित किया हो, महिलाओं को उन्होंने सीटें और पद दिए हो। तो आप पहले दीजिए। तो आप जो सगुफा छोड़ रहे हैं, आप जो महिलाओं को भरवा के झूठ बोल के उनके नाम पे वोट लेना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना यह है कि पार्टी को झूठ से निकालिए, पार्टी को झूठ से दूर रखिए, झूठ मत बोलिए। इस तरह से हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। हमारी पोल पट्टी विदेशों में खुल चुकी है, हमारी पोल पट्टी हमारे पड़ोसी देश ने खोल दी है। वो शांति का विश्वगुरु बन गया है, वो बन गया है शांति गुरु, विश्वगुरु, वो सब कुछ बन गया और हम बैठे रह गए। हम अपने आप को जो विश्वगुरु कह रहे हैं, वो शांति दूत बना घूम रहा है, जिसको हम आतंकवादियों की पनाहगाह कहते थे, आज वो शांति दूत है अमेरिका का। और उसने दिखाया है करके कि उसने ईरान को भी अपनी धरती पे बुलाया, अमेरिका को भी अपनी धरती पे बुला के समझौता कराने की कोशिश की है। भले ही कुछ भी हो, एक तस्वीर तो गई है उसके यहाँ से, एक वक्तव्य तो गया है, भले ही वो शिखंडी बन के खड़ा हुआ हो अमेरिका का, लेकिन कुछ भी हो, आज भारत के पास इतना बढ़िया मौका था, वास्तव में विश्वगुरु बनने का मौका था कि अगर ये जो युद्ध चल रहा है हम इसमें मध्यस्थता करते, और भारत इस लायक था, भारत इस स्तर पे था कि वो इसकी मध्यस्थता कर सकता था। और भारत अगर इसकी मध्यस्थता करता तो भारत विश्वगुरु हो सकता था कम से कम इस मामले में, और लोग भारत का लोहा मानते। तो वो हमने अवसर खो दिया, जो इतना अच्छा अवसर मिला था वो हमने खो दिया। अब हम कौन से विश्वगुरु हैं, हम किस चीज में विश्वगुरु हैं, बताए तो सही। अभी थोड़े दिन आपने देखा एआई में विश्वगुरु कैसे हम हुए थे। वो जो आपकी एक यूनिवर्सिटी है
वहां की गलगोटिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उससे तो दिखाया हम कैसे विश्व गुरु हैं, हम चाइना के आंकड़ों पे, चाइना के खिलौनों पे विश्व गुरु बने घूम रहे हैं। तो विश्व गुरु की तो हमारी पोल पट्टियां खुल रही हैं। तो खाली आत्ममुग्ध होना और ये कहना कि हम विश्व गुरु हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय बाहर आना चाहिए। क्या कोई सीख ली जाएगी, क्योंकि मोदी जी ना भागवत जी की सुनते हैं ना किसी और की सुनते हैं, वो तो अपनी सिर्फ सुनाते हैं, वो तो अपनी मन की बात करते हैं। तो मनोहर जोशी जी कुछ कहें, सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहें, या कोई भी दुनिया का व्यक्ति कोई कुछ कहे, मोदी जी तो अपनी चाल चलेंगे ना, वो डरने वाले तो है नहीं। 56 इंच है उनके पास। क्योंकि देखिए हिमांशु जी, अब आपको देखना होगा कि जिस प्रकार से आप धीरे 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 लोगों के निशाने पे आ रहे हैं और आप खुद भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने दूसरी बार देश से माफी मांगी है, देश की महिलाओं से माफी मांगी है। पहली बार उन्होंने किसानों से माफी मांगी थी। इसके बावजूद आप ये देखिए कि बजट सेशन में उनका 2 हफ्ते तक गायब रहना, उनकी हिम्मत ना होना सदन में आना, ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत दबाव में है। किस प्रकार से राहुल गांधी उनकी खिंचाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उनको घेर लिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो डर रहे हैं विपक्ष के नेता से। और ये वो राहुल गांधी नहीं है जो पुराना राहुल गांधी जिसको हम पप्पू कहते थे, जिसको कहते थे तो पप्पू है, इसको कुछ नहीं पता है। और वही सवाल पूछ रहा है मोदी जी। मोदी जी बगले झांक रहे हैं, मोदी जी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये चीजें कोई पहली बार हो रही है, मोदी जी पहली बार कर रहे हैं इस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से। हमें सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का। और ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और फिर उसने बिना चुनाव आयोग को प्रभाव में लिए इलेक्शन की घोषणा की। और क्या हासिल हुआ उनका, ये भी आपको पता है। तो आप में क्या इतनी हिम्मत है कि आप चुनाव की घोषणा करेंगे, या कहीं आप इसी तरह देखिए मोदी जी दूसरे रास्ते पे चलते हैं। मोदी जी 2024 के रिजल्ट से बहुत परेशान हैं। और हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनका मानना यह था कि ये जो महिला बिल ये लेके आए थे, इन्होंने तालाब में कंकड़ फेंक के देखा है कि कितना पानी है। अगर ये मामला किसी तरह बन जाता तो हो सकता है कि मध्यवर्ती चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देते। और इनको लगता है कि अब तो देश में बम्बा में महिलाएं खुश हैं और बाकी हम जुमलेबाजी से कर ही लेंगे, और ज्ञानेश जी हमारी गोदी में बैठे ही हैं, तो क्यों ना मध्यवर्ती चुनाव करा दिया जाए और दोबारा मोदी जी जो है फिर विश्व गुरु बन के आ जाए। इनका ये प्लान था। लेकिन अब इस तरह की इनको करने की हिम्मत नहीं रही है जब इन्होंने रिजल्ट देखा है। देखिए अब आप बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप उनको अब नहीं कर सकते। कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, उसका रिजल्ट भी हमें याद है कि कितने बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी। इंदिरा गांधी का क्या हासिल हुआ था, लोगों ने किस प्रकार से इंदिरा गांधी के ऊपर उस समय पत्थर फेंके थे। और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, 1 मिनट में खबर कहीं की कहीं जाती है। उनकी तो खबरें नहीं थी लोगों को। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का चेहरा ही नहीं देखा। बाद में टीवी आया, टीवी पे कहीं दिखती थी, अखबार में कोई फोटो दिखती थी। आज तो सोशल मीडिया पे आप तत्काल चीजें दिखती हैं आपकी, जो भी आप भले ही आप दूरदर्शन को अपना भोपू बना लें, ये कोई बाकी सोशल मीडिया को थोड़े आप भोपू बना सकते हैं। चैनल आपके भोपू बने हुए हैं। आपको एक चीज और मैं यहाँ पे हिमांशु बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी चुनाव के दौरान दूरदर्शन का प्रयोग कर रहे हैं, या जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, मैं उसको मानता हूं उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। और चुनाव प्रचार अगर आप दूरदर्शन पे कर रहे हैं तो वो चुनाव प्रचार करने के लिए दूरदर्शन नहीं है, वो देश का चैनल है, वो जनता के पैसे से चलता है, वो हम जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो उससे चलता है। तो आपने जो उसका निजी काम के लिए प्रयोग किया है, क्या उसका बिल आप देंगे, क्या उसका बिल पे करेंगे? क्योंकि मुझे याद है 2000 के जमाने में जब चैनल चलते थे, बाकी चैनल भी कुछ थे, दूरदर्शन पे विपक्ष को भी टाइम मिलता था, पक्ष को भी मिलता था। कि अगर आपको 1 घंटा मोदी जी ने प्रचार किया है दूरदर्शन पे, तो क्या आप वहां पे विपक्ष को भी मौका देंगे? क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी को और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी मौका देंगे दूरदर्शन के प्रयोग करने का? ये भी सवाल खड़ा होता है। तो आप जिस प्रकार से विपक्ष का तो यूज ऐसे हो रहा है ना कि सावरकर की जूते की नोक नहीं, जूते के नीचे की धूल के 1000वें कण के बराबर राहुल गांधी नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? मतलब ये तो बहुत असंभव सी बात हो गई ना सर। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो चाटू 1000 हिस्सा, भाई जो चाटुकार बैठे हैं, दूरदर्शन हो चाहे दूसरे चैनल हो, तो इसीलिए कहना है ना कि वो चाटुकारिता खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए ही है।
या देश के जो अच्छे मुद्दे हैं, या देश की जो बात है, जो संविधान है, जो जो तरीके हैं, उनसे चलने वाली बात है? मैंने तो आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया ना, कि हमने तो वो दौर देखा है दूरदर्शन का, कि दूरदर्शन पे तमाम सियासी दलों को टाइम मिलता था। अगर कोई बड़ा सियासी दल है उसको ज्यादा टाइम मिलता था, छोटा सियासी दल है उसको भी टाइम मिलता था। सबको एक नजर से दूरदर्शन देखता था, क्योंकि वो तो दूर के दर्शन करता है। लेकिन आज वो दूर के दर्शन कर ही नहीं पा, वो सिर्फ मोदी दर्शन कर रहा है। तभी तो सावरकर जी के जूते की नोक के बराबर हैं सब वहां। तो इसलिए क्या है कि ये समय बदल गया है, और जो लोग जागरूक लोग हैं वो जाग चुके हैं। ये कुछ लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं या भ्रमित होने वाले लोग हैं, उनको ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ये कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से वक्तव्य दोबारा से मुरली मनोहर जोशी का आया है, जिस तरह से आवाज उनकी आई है, इस तरह की आवाजें आपको जल्दी ही कुछ और लोगों की भी भारतीय जनता पार्टी से, संघ से और जमीन से उठेंगी। देखिए, आपने जो एकाएक मुद्दा देखा है, ये जो नोएडा में हुआ है, इस तरह के मुद्दे और भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है दबा रहे हैं लोग। कितना दबाएंगे आप? आपने देखा किस प्रकार से सूरत से लोग भाग रहे हैं अपने घरों को। आपने क्या उस तरह की व्यवस्था कुछ की है? आप समाधान कुछ दे नहीं रहे, आप सिर्फ चुनाव 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 कर रहे हैं। देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा खड़ी हुई है, दुनिया में युद्ध चल रहा है, कल को हमारे यहाँ कोई त्रासदी आ सकती है, उस पर आप किसी विपक्ष को बुला के सरकार की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, देश को किस ओर ले जाया जाए उस पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं, और आप चुनाव के लिए जो है राष्ट्र का संबोधन कर रहे हैं। राष्ट्र का संबोधन चुनाव के लिए होता है क्या? आप क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। आप देश के नेता हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।